तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग बेसिकली क्या है कि हमने जो लॉ के प्रोविजंस पढ़े हैं हम उन्हें उन फैक्ट्स को हम सही से सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हमारी ये जो पावर होती है सोचने की, लॉज को अप्लाई करने की, उसे ही लीगल रीजनिंग कहते हैं। तो लीगल रीजनिंग एक मेथड है कि जो एक व्यक्ति यूज कर सकता है कि वो कैसे लॉ को अप्लाई करे और लीगल क्वेश्चंस के आंसर दे। तो अच्छी लीगल रीजनिंग होने के लिए आपके पास लॉजिक या लीगल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, प्रोविजंस की नॉलेज होनी चाहिए। लीगल रीजनिंग में लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होता है एक फैक्चुअल सिचुएशन में, ताकि ऐसे केस में आप जो उसका आंसर दे रहे हो एक लॉजिक के साथ दे सको कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर लॉ का अप्लाई हुआ है और हमने इस वजह से आंसर दिया है। जो मीनिंग है लीगल रूल्स का और कैसे वो अप्लाई किया जाए, ये एक मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस का सब्जेक्ट है। इसका मतलब कई बार लॉ के अर्थ कंफ्यूजिंग होते हैं, तो सही अर्थ निकालना लॉ का जो है वो जरूरी होता है। जब मीनिंग जो है लीगल रूल का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो तो पर्सन को लीगल रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है और समझाने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए लॉ का इंटरप्रिटेशन सबसे कन्विंसिंग तरीके से और सबसे फेवरेबल तरीके से बताना होता है कि इस लॉ का ये अर्थ है, इसीलिए निर्णय ये होना चाहिए। तो यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन दी है और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट और कंपनी लॉ में से कुछ सिचुएशंस यहां पर बनाकर दिए हैं और उनके फिर जो है आंसर्स पूछे हैं। यहां पर सहूलियत ये दे दी थोड़ी सी कि लीगल प्रिंसिपल भी स्टडी मटेरियल में खुद ही लिख दिया, तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि कौन से पार्ट में से है। फिर लीगल प्रिंसिपल दिया, फैक्चुअल सिचुएशन दी और उसके आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया। इसमें थोड़ी बहुत जो है पहले क्वेश्चन में एक टाइपिंग मिस्टेक है, वो अभी हम लोग डिसाइड बता देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पर पहले ही काटकर मिस्टर राहुल की जगह मिस्टर सिन्हा कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे राहुल गलती से लिखा गया, यहाँ पर मिस्टर सिन्हा होना चाहिए। तो ये जो वर्ड है ना मिस्टर सिन्हा, तो ये मिस्टर सिन्हा लिख लो यहाँ पे, फिर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एक लीगल सिद्धांत दिया गया। लीगल सिद्धांत जैसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के आए थे कि भारत में सभी सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। ये अधिकार आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है और ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है। अब ये इन्होंने लीगल सिद्धांत समझाया और फिर उसके आधार पर एक सिचुएशन दी। बताया कि मिस्टर सिन्हा एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर और ऑरेटर हैं। ऑरेटर मतलब जो वक्ता होते हैं, जो अपनी जो है राइटिंग्स को भी जो है पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो मिस्टर सिन्हा एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर और ऑरेटर हैं। उन्होंने एक नॉवेलिस्ट जिसका नाम मिस्टर राहुल है, उसकी एक नॉवल थी, उसे क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना करी और आलोचना करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो मिस्टर राहुल की नॉवल है वो बहुत ही बेतुकी है, बहुत ही भद्दी है और उनका तो दिमाग भी गंदा है। इससे उनके लूज कैरेक्टर का पता चलता है और उन्हें केवल अच्छी और बढ़िया नॉवल ही लिखनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा। इस आधार पर फिर सवाल उठा कि क्या मिस्टर सिन्हा के ऊपर डिफेमेशन का केस चलाया जा सकता है? तो आंसर है कि हाँ, उनके ऊपर डिफेमेशन का केस चलाया जा सकता है। यदि उनका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यक्ति के कैरेक्टर पर टिप्पणी कर दी उन्होंने कह दिया इनका कैरेक्टर लूज है, जिसकी वजह से मिस्टर राहुल की जो समाज है, समाज में बेइज्जती हो गई एक तरह से। बाकी तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने लिख दिया कि मिस्टर राहुल का नोवेल हमें पसंद नहीं आया, वो इरेशनल है। पर ये जो उन्होंने कहा कि उनका दिमाग ही गंदा है और उनका कैरेक्टर लूज है, ये तो ऐसे केस में उनके व्यक्तित्व के बारे में एक टिप्पणी करना हुआ। तो इसीलिए जो है वो डिफेमेशन के लिए मिस्टर सिन्हा के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने या तो जो कहा वो ट्रू नहीं है या वो बैड इंटेंशन, मैलाफिड इंटेंशन से कहा गया। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। फिर दूसरा, सेकंड लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है? सेकंड लीगल प्रिंसिपल कहता है हर सिटीजन जो है उसके पास फंडामेंटल अधिकार है कैरी ऑन करने के लिए कोई भी ट्रेड या प्रोफेशन जो वो चाहता है, लेकिन इसके ऊपर जो सरकार है, जो लॉ है,
उसने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। सिटीजन के पास अधिकार है कि वो कैरी ऑन कर सके कोई भी लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस, वोकेशन अपनी चॉइस का, पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए। फिर एक क्वेश्चन दिया गया, एक सिचुएशन दी गई, एक ऑर्डर पास किया गया आईसीएसआई के द्वारा और उसमें साफ लिखा था कि प्रोहिबिटेड है एक व्यक्ति सीएस का प्रोफेशन तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक कि वो कंपनी सेक्रेटरीशिप के सारे पेपर्स पास ना कर ले और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड ना कर ले, जो आईसीएसआई उसे देगा। मिस्टर मनोज, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास्ड आउट स्टूडेंट है कंपनी सेक्रेटरीशिप के, उन्होंने कोर्स को चैलेंज कर दिया और कहा कि ये हमारे फंडामेंटल अधिकार को रोकता है हमें कंपनी सेक्रेटरीशिप का प्रोफेशन अपनाने से। उनके हिसाब से जो चाहे कंपनी सेक्रेटरीशिप का प्रोफेशन अपना सकता है, पेपर पास करने की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ऐसा कहना तो गलत है, क्योंकि पहले लिख दिया कि हम कोई काम कर तो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें आप प्रोफेशन को केवल तभी अपना सकते हो यदि आप उस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो रिक्वायरमेंट पुट की गई है उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की वो पूरी कर लें। तो जैसे सीए है, सीएस है, सीएमए है जिसे हम सीडब्ल्यू भी कहते हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये अपने प्रोफेशन को केवल तब प्रैक्टिस कर सकते हैं जब इनका जो इंस्टीट्यूट है, जो बॉडी है, वो अपनी रिक्वायरमेंट सारी की सारी जो उन्होंने बता रखी है व्यक्ति उसे पूरा करे और उनसे फिर अपनी मेंबरशिप हासिल करे। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी मेंबरशिप हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी को भी सारी पेपर पास करने के बाद, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है, तब वो कंपनी सेक्रेटरीशिप के प्रोफेशन को अपना सकता है। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन जो है वो वैलिड रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसीलिए मिस्टर मनोज ने जो कहा है कि ये हमारे फंडामेंटल अधिकारों का उल्लंघन है, उनका ऐसा कहना सही नहीं है। तो इसीलिए इस तरह का जो बैन आईसीएसआई ने लगा रखा है वो जस्टिफाइड है, और जो मिस्टर मनोज का ये प्रोफेशन कैरी आउट करने का अधिकार है ये एब्सोल्यूट नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है थर्ड लीगल प्रिंसिपल की। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल एनफोर्स। All agreements are contracts if they are made with free consent by the parties competent to contract for lawful consideration and with lawful object. Contract एक एग्रीमेंट है जो लॉ द्वारा एनफोर्स होता है। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यदि वो फ्री कंसेंट से पार्टीज के बने हैं जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो। अब हुआ क्या कि फैक्चुअल सिचुएशन में दिया कि मिस्टर राजा ने ऑफर किया बाय करने के लिए मिस्टर राम की कार 5 लाख में, पर मिस्टर राम ने ऑफर को ठुकरा दिया। बाद में मिस्टर राजा ने कहा मिस्टर राम मैं तुम्हें मार दूंगा, या तो अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ। अब डरकर मिस्टर राम एग्री हो गए सेल करने के लिए गाड़ी। मिस्टर राम ने सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो मिस्टर राजा क्या कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डराना कॉर्शन होता है सेक्शन 15, और यदि किसी को डराकर किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो वॉइडेबल होता है उस पार्टी के ऑप्शन पर जिसके साथ ऐसा किया गया है। तो यहां पर मिस्टर राजा ने मिस्टर राम को डराया, इसलिए मिस्टर राम के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था और उन्होंने उसे रिजिन भी कर दिया। तो इसीलिए मिस्टर राजा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिस्टर जो है राम को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया था, इसीलिए सूट फेल हो जाएगा और मिस्टर राजा केस हार जाएंगे। फोर्थ लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो लॉ से एनफोर्स होता है। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यदि वो किए जाएं फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर जॉय एक 27 साल के लड़के हैं, वो विदाउट कंसिडरेशन एग्री हो जाते हैं मिस्टर जूली को 10,000 रुपए देने के लिए। बाद में मिस्टर जॉय अपना प्रॉमिस पूरा करने में फेल हो जाते हैं। तो जो मिस जूली हैं वो मिस्टर जॉय के ऊपर केस कर देती हैं कि भाई इन्होंने वादा किया था पर ये वादा पूरे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो मिस्टर जूली हैं वे फेल हो जाएंगी क्योंकि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होते हैं।
कंसिडरेशन वाले चैप्टर में बता रखा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो इसीलिए नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिस्टर जूली का केस मिस्टर जूली हार जाएंगे। फिर फिफ्थ प्रिंसिपल तो बहुत ही सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दे रखी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो अपॉइंट कर सकते हैं जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। तो एक बार क्या हुआ कि जो है डेडलॉक हो गया, यानी कि दोनों जो पक्ष हैं वे आपस में निर्णय नहीं ले पा रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे थे। इस चीज को बोलते हैं डेडलॉक आ जाना, जब दो पार्टीज एग्रीड ना हो किसी चीज को लेकर। तो डेडलॉक था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, क्योंकि इनकी सलाह पर ही वो जनरली जो है अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो सलाह वो थी सोच वो बिल्कुल अलग अलग हो गई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनकी सलाह के विपरीत जाकर मिस्टर आदर्श को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट कर दिया और मिस्टर गर्ग को जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के रूप में अपॉइंट कर दिया। तो बात आती है कि अपॉइंटमेंट किसका वैलिड है। तो अपॉइंटमेंट मिस्टर आदर्श का वैलिड है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया मिस्टर आदर्श को और प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया दिल्ली हाई कोर्ट के जज को। अधिकार किसका है? अधिकार है प्रेसिडेंट का। प्राइम मिनिस्टर का अधिकार तो केवल सलाह देने का है, प्रेसिडेंट का अधिकार अपॉइंट करने का है। तो इस सिचुएशन के आधार पर तो केवल मिस्टर आदर्श का जो अपॉइंटमेंट है वो ही वैलिड है, क्योंकि जिसके पास अपॉइंट करने की अथॉरिटी है वही अपॉइंट कर सकता है, सलाह देने वाला अपॉइंट थोड़ी कर सकता है। तो इसीलिए आंसर होगा बी। फिर लीगल प्रिंसिपल सिक्स्थ, अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट विद और विदाउट डैमेज गिव राइज टू टॉर्ट। बिल्कुल सही बात है। यदि लीगल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, चाहे भले ही नुकसान ना हुआ हो, यदि लीगल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप टॉर्ट में जा सकते हो। लेकिन यदि आपका नुकसान हुआ है पर लीगल अधिकारों का नुकसान नहीं हुआ तो फिर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो मिस्टर केतन ने एक कोचिंग क्लास जो है वो एस्टैब्लिश करी कंपनी सेक्रेटरीशिप स्टूडेंट्स के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए, और वो हर बच्चे से हर साल की 10,000 रुपये ट्यूशन फीस लिया करते थे। मिस्टर केतन के नेबर थे मिस्टर कालिया, उन्होंने एक और कोचिंग क्लास कंपनी सेक्रेटरीशिप स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की पास में खोल ली। अब उन दोनों में हो गया कंपटीशन। इसकी वजह से मिस्टर केतन को अपनी फीस 10 की जगह 7,000 रुपये रखनी पड़ी। अब मिस्टर केतन का जो है 3,000 रुपये पर स्टूडेंट का पर ईयर का नुकसान हो रहा था। तो यहां पर अधिकार केवल पैसों का हो रहा है, वो नुकसान केवल पैसों का हो रहा है, लीगल अधिकारों का नुकसान नहीं हो रहा। इस वजह से मिस्टर केतन के पास मिस्टर कालिया के ऊपर केस फाइल करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे केस में लिखा है कि यहां पर नुकसान तो हो रहा है पर लीगल इंजरी नहीं हो रही, इसीलिए केस नहीं फाइल किया जा सकता। आंसर हुआ सी। 7th क्वेश्चन, कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो कंपनी एक्ट के तहत बनी है या पुराने कंपनी लॉज के तहत बनी हुई है। यहां पर दे रखा है कि एबीसी लिमिटेड बनी कंपनी एक्ट 1956 के तहत, एबीसी एलएलपी बनी एलएलपी एक्ट 2008 के तहत, एबीसी एंड कंपनी रजिस्टर्ड है पार्टनरशिप एक्ट में, और एबीसी ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड है ट्रस्ट एक्ट के अंदर। फिर सवाल पूछा कि इन अबव एंटिटीज में से कंपनी कौन सी है। तो हमें पता है जो सेक्शन 4 होता है कंपनी एक्ट का, उसमें यह लिखा है कि हर कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाना जरूरी है, और यहां नाम के आगे केवल लिमिटेड एबीसी के आगे लगाए, तो इसीलिए एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और आंसर हुआ ए।